नमस्कार विद्यार्थियों। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है भौतिक भूगोल। उसमें आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो पहला पेपर उसके बारे में पढ़ने हैं। ठीक है, सागरीय तरंग और महासागरीय तरंग के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा मैंने सागरीय तरंगों के प्रकार। लेकिन तरंग किसे कहते हैं? आपने समुद्री जो लहर होती है उसको ही तरंग के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ मैं विस्तृत से जानकारी आपको देने वाला हूँ। लहरें सागरीय जल की सतह के समांतर नहीं होती है। जो जल होता है, जल का सतह होता है उसके समानांतर नहीं होती है, लेकिन वरन उनका कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे हो जाता है। इस प्रकार के, जैसे लहर एक इस प्रकार की आकृति बनती है, आपने छोटे तालाबों में वगैरह में देखा होगा, एक लहर बनती है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं बन पाती है। जो यहाँ पे एक लहर जो होती है काफी ऊंचे होते हैं और काफी नीचे की तरफ भी जाती है। देखिए, कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे जाता है। उसी भाग को हम क्या कहते हैं? लहर कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कुछ आगे और बताने वाला हूँ। इस तरह से लहरों का सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग जो होता है उसको हम क्या कहें? शीर्ष कहेंगे। जो उठा हुआ भाग होता है उसको हम क्या कहेंगे? शीर्ष कहेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक लहर के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे ये लहर है, ये जो भाग है उसको हम कहेंगे शीर्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? शीर्ष। ठीक है, और सबसे निचले जो नीचे दबा हुआ जो भाग होता है उसको हम गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो ये भाग है उसको हम क्या कहेंगे? गर्त कहेंगे। ये शीर्ष, और ये दूसरे नंबर पे जो नीचे होता है उस भाग को हम क्या कहेंगे? गर्त कहेंगे। ठीक है, गर्त कहा जाता है। दो शीर्षों के बीच या दो गर्तों के बीच के क्षैतिज दूरी को लहर की लंबाई कहते हैं। ठीक है, इसकी और इस दोनों की दूरी जो होती है उसको क्षैतिज दूरी होती है, उसको क्षैतिज दूरी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसकी दूरी और यहाँ पे जो बनेगा उन दोनों की दूरी को क्षैतिज दूरी कहेंगे। ठीक है, इस दूरी को लहर की लंबाई भी कहते हैं। लहर के आगे बढ़ने की गति को लहर वेग तथा दो क्रमबद्ध शीर्षों या गर्तों के गुजरने के समय जो एक अवधि होती है उसको क्या कहेंगे? लहर की जो अवधि है उसको लहर अवधि कहेंगे। क्या कहेंगे? लहर अवधि कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। लहर की लंबाई, लहर की ऊंचाई आदि, जल की गहराई, पवन वेग, जल स्तर आदि तथ्यों पर आधारित होता है। जिस जल स्तर पर होकर लहरें अग्रसर होती है उसे फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे लहरें अग्रसर होती है उसे क्या कहते हैं? फेज कहते हैं। ठीक है, अब मैं जो आगे बताने वाला हूँ, अधिक विस्तृत फेज विस्तृत आकार वाली लहरों का आविर्भाव होता है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग के अनुसार 1500 किलोमीटर की दूरी तक विस्तृत फेज पवन का प्रवाह 105 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 50 घंटे तक है तो 20 मीटर की ऊंचाई की लहर का सृजन सैद्धांतिक रूप में हो सकता है। ठीक है, हमने ये लहर के बारे में जाना, लहर के ऊपर शीर्ष को क्या कहते हैं और जो नीचे गर्त होता है इन दोनों की दूरी को क्या कहते हैं। जो एक वेग बनता है उसको लहर वेग कहते हैं। ये मैंने आपको शॉर्ट रूप में थोड़ा सा बता दिया। ठीक है, लहर की उत्पत्ति कैसे होती है? तो लहर की उत्पत्ति होने का मुख्य कारण होता है वायुमंडलीय परिसंचरण। क्या होता है? वायुमंडलीय परिसंचरण एवं हवाएं, जिसके कारण से क्या होती है? तरंगें उत्पन्न होती है, सागरीय लहरें उत्पन्न होती हैं। विभिन्न घनत्व वाली दो विपरीत स्वभाव वाली राशियों जैसे वायु तथा जल का संचलन होता है। ठीक है, ये मैंने दो बात बताई। तीसरी बात और है इसमें, महासागरों में विभिन्न घनत्व वाली जल राशियों का संचलन होने से क्या उत्पन्न होगा? सागरीय जलों लहरों का उत्पन्न होगा या उनका जनन होगा, विकास होगा। सागरीय तटीय क्षेत्रों में जल में तटीय भाग को भूस्खलन द्वारा शेल राशियों का गिरना, तटीय भागों में भूस्खलन। ठीक है, ये मैंने एक और बता दी चौथी बात। और सागरीय तलों में विवर्तनिक घटना है। विवर्तनिक का मतलब जैसे पानी जमा हुआ है, अब समुद्र, अब जैसे छोटी सी बात करता हूँ, कुछ जमा हुआ पानी, उसके नीचे हम हाथ मारेंगे तो पानी हिलेगा। उसी प्रकार से एक पूरा सागर है, समुद्र होगा, उसके अंदर कुछ हलचल होगी तो कितना प्रकार का नुकसान होगा। इसी प्रकार से आपको ध्यान होगा 2003-4 के आसपास या 2002 के आसपास एक सुनामी भूकंप आया था, वो इसी प्रकार का एक उदाहरण था। सुनामी जो था वो एक अंदर विवर्तनिक हलचल हुई जिसके माध्यम से लहरों में तरंगें एक तेज गति हुई और उसके माध्यम से सुनामी, तूफान या भूकंप आया था।
ठीक है। सागरीय तली में अंतर सागरीय भूकंप जैसे सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकंप का आना, इसमें लहरों को क्या कहते हैं? लहरों को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? लहरों को सुनामी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल जिन्हें ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है। कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? ज्वारीय तरंगें उत्पन्न होती है। आपने इसके बारे में भली भांति जानते हैं ज्वार भाटा के बारे में। ठीक है। कब इनका ज्वार आता है, कब भाटा उत्पन्न होता है, ये इसके बारे में आप विस्तृत रूप से जानते हो। ठीक है। वायुमंडलीय तूफान जैसे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात इनमें उत्पन्न लहरों को तूफान तरंग कहते हैं। जो तरंग उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे? तूफान तरंग कहते हैं। ठीक है। अब मैं बता दूं कुछ और बातें। वायु जनित तरंगों का आकार, उनकी गति तथा दिशा निम्न कारकों से नियंत्रित होती है। वायु की गति नंबर 1, वायु की गति नंबर 2, एक दिशा में वायु के प्रवाहित होने की अवधि। तीसरा है फेज का विस्तार, फेज मैंने आपको बता दिया था। और सागरीय सतह पर वह भाग जिस पर वायु प्रवाहित होती है इस पर। और चौथी बात है वो है सागरीय दशा। अब हम बात करेंगे सागरीय तरंगों के प्रकार। किसके प्रकार? सागरीय तरंगों के प्रकार। ठीक है। सागरीय तरंग कितने प्रकार की होती है ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1 बात करते हैं तरंग उत्पन्न करने वाले बल के आधार पर। क्या? तरंग उत्पन्न करने वाले बल के आधार पर। सबसे मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी भी है। वायु जनित सागरीय तरंग, एक होती है वायु से उत्पन्न होने वाली तरंग, सबसे अधिक कॉमन तरंग होती है। कैसे होती है? सबसे अधिक यह कॉमन तरंग होती है। फिर है अंतः सागरीय भूस्खलन द्वारा तरंग। ठीक है। अंतः सागरीय भूस्खलन का जनित तरंग। तो जैसे माना एक बता दूं कि अगर कोई तालाब है किनारे पे, ठीक है, जैसे माना कि ये तालाब है, इसके पास में एक बड़ी सी चट्टान है। अगर ये चट्टान यहाँ पानी में गिरेगी तो इसके अंदर भी लहर उत्पन्न होगी। तो इसी प्रकार से ये एग्जांपल मैंने आपको समझाया छोटे रूप में, अंतः सागरीय भूस्खलन द्वारा जनित तरंग। ठीक है। कुछ बातें और मैं बताने वाला हूँ। विवर्तनिक कारणों से जनित अंदर की हलचल, जो महासागरियों के सागर है या समुद्र है उसके अंदर जो हलचल होती है विवर्तनिक, उसकी वजह से। एक होता है सुनामी जनित अंतर सागरीय भूकंप द्वारा जनित सुनामी तरंग। ठीक है। ज्वारीय तरंग चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के बलों द्वारा जनित तरंग। ठीक है। आगे बात करते हैं तूफान तरंग। उष्ण कटिबंधों में तूफानों चक्रवातों द्वारा एक जो जनित तरंग या उनसे ऊपर होने वाली तरंग को भी कहते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करें, नंबर 1 तरंगों से उत्पन्न करने वाले बल के आधार पर सागरीय जल की गहराई के आधार पर। सागरीय जल की गहराई के आधार पर गहरे जल की तरंग दोलन तरंग। ठीक है। दोलन तरंग। फिर इस आगे बात करते हैं छिछले जल की तरंग या स्थानांतरण तरंग, या फिर होता है इसमें सागरीय जल जो आता है इसके आधार पर। हम तीसरे नंबर की बात करेंगे वो है संक्रमणीय तरंग। कौन सी? संक्रमणीय तरंग। ठीक है। दोलन तरंग, स्थानांतरणीय और संक्रमणीय तरंग वेरी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको लिख दिया था। अब तीसरे जो प्रकार की होती है वो है भू आकृतिक महत्व के आधार पर। भू आकृति के आधार पर बात करें तो होता है रचनात्मक, और दूसरा होता है विनाशी। विनाशी का मतलब नुकसान पहुंचाने वाली हानिकारक लहरें होती हैं। ठीक है। आगे चौथे नंबर की बात करूंगा। चौथे नंबर पे वो तरंगों के टूटने के आधार पर। किसके? तरंगों के टूटने के आधार पर। तरंगों के टूटने के आधार में स्प्लिंग ब्रेकर तरंग। ब्रेकर का अर्थ होता है ब्रेकर तरंग। ब्रेकर तरंग यानी ब्रेकर तरंग कहते हैं उसको। ठीक है। प्लिंजिंग ब्रेकर तरंग, ये नाम है, इंग्लिश नाम है। सर्जिंग ब्रेकर तरंग। और चौथा है वो है कोलैप्सिंग ब्रेकर तरंग। ये मैंने आपको तरंगे बताई। और पांचवा और लास्ट जो है वो है बहुकारकों के आधार पर स्वेग तरंग, जो वायु द्वारा जनित होती है, यह वायु द्वारा उत्पन्न होती है। रोग तरंग या सुपर तरंग या मशरक तरंग, कई तरंगों के ओवरस्लैपिंग के कारण से जनित तरंग होती है। और तीसरी जो तरंग है वो है सर्प तरंग। ठीक है। मैंने आपको 5 तरंगों के प्रकार बता दिए। तरंग उत्पन्न करने वाले बल के आधार पर, सागरीय जल की गहराई के आधार पर, और भू आकृतिक तरंग, और इसके बाद हम बात करेंगे तरंगों के टूटने के आधार पर। ठीक है। और लास्ट और अंतिम है वो है बहुकारक तरंग। ठीक है। ये आपको तरंगों के बारे में समझ में आ गया। और नहीं समझ में आए इसी वीडियो को वापस सुन लेना, आ जाएगा, 2-3 बार सुन लोगे वैसे याद हो जाएगा। ठीक है। आगे अगली क्लास और होगी, वो आगे बता दो।